आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत से राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% की दर से बढ़ी और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। इसके लिए मैं इस सदन को बधाई देता हूं और 13वीं और 14वीं विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा दिए गए रचनात्मक सहयोग के लिए उनका भी आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90% था। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 के 13.4% से कम होकर 2024-25 में 9.9% रहने का अनुमान है। स्पष्ट है, दोनों दृष्टिकोणों से हमारे राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में काफी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा फिक्स्ड डेफिसिट तत्कालीन जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है। याद रहे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम अर्थात FRBM एक्ट के अनुसार किसी भी वर्ष किसी भी राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः इसमें 2014-15 के 2.88% के मुकाबले अब 2.68% तक की गिरावट हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। अर्थशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि सरकार को अपने राजस्व खर्चों के लिए ऋण लेना नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही पूंजीगत खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक सीमा तक ऋण लेने में कोई बुराई नहीं होती, वरना इसे लेना भी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसलिए प्रभावी राजस्व घाटा राजकोषीय प्रबंधन का एक बेहतर संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान है। इसी कमी से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर बहुत बल दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद कई बार सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी ऋण से संबंधित FRBM एक्ट के प्रावधानों के बारे में हमारे आलोचक जानबूझकर चुप रहते हैं। इसलिए आपकी अनुमति से मैं हरियाणा सरकार के ऋण की स्थिति को एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी वर्ष किसी भी राज्य का बकाया ऋण उस राज्य की जीडीपी के प्रतिशत की एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हरियाणा सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता उस समय के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67% बिंदु कम थी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2024-25 में भी सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 6.67% बिंदु ही कम रहेगी। स्पष्ट है, आज के बकाया ऋण की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी यह वर्ष 2014-15 में थी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण
जिन्हें सरकार के ऋण के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता था। मैं इन 10 वर्षों में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, परंतु इन दोनों तथ्यों को हमारे आलोचक छुपा लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रम हैं। इनमें से 24 उपक्रम कंपनी एक्ट में, 19 उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में पंजीकृत हैं। इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण 69,922 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपए रह गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2008-9 में इन सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए था। आंकड़े गवाह हैं कि जहां एक और 2008-9 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपए हो गया था, वहीं 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाय 1,627 करोड़ रुपए आदरणीय अध्यक्ष जी कम हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर जबरदस्त नकेल कसी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आदरणीय अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से, जिन्होंने उदय स्कीम को लागू किया है, जिसके अंतर्गत बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपए के ऋण वर्ष 2015-16 व 16-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिए गए थे। श्री मनोहर लाल जी की इच्छा शक्ति से HSIIDC और HSVP की कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के वास्तविक अनुमानों के हिसाब से हमारे 43 उपक्रमों में से 28 उपक्रम लाभ में हैं, जिन्होंने 1,746 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ आदरणीय अध्यक्ष जी कमाया है। वर्ष 2014-15 में केवल 20 उपक्रम लाभ में थे, जिनका लाभ मात्र 450 करोड़ रुपए था। इसी सच्चाई के चलते मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी कोई नेता जनता को हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बारे में बताए, तो यह जरूर स्पष्ट करे कि जब वे सत्ता में थे तो सरकार का ऋण GDP का कितने प्रतिशत था और सरकारी उपक्रमों का ऋण कितना था। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां राजकोष के कुशल वित्तीय प्रबंधन में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सराहनीय भूमिका होती है, वहीं वे अक्सर अपनी किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। इसलिए मैंने सभी विभागों को विशेष आग्रह किया है कि वे अपनी उन स्कीमों को बंद करें जो अनुपयोगी हो गई हैं, और जहां एक ही उद्देश्य वाली 2 या 2 से अधिक स्कीमें चल रही हैं, उनका वे विलय करें। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय कर दिया है और 20 योजनाओं को समाप्त कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष के स्वास्थ्य पर इस दृष्टिपात के बाद अब वर्ष 2025-26 के हरियाणा बजट प्रस्तुतिकरण के ठीक पहले मैं हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सभी ने 3 और 4 मार्च को रेड बिशप पंचकुला में मुझे इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए। आपको याद होगा कि मैंने पूरी तल्लीनता से आपके सभी सुझाव सुने थे और उन्हें नोट भी किया था। कुछ सदस्यों द्वारा मुझे लिखित सुझाव भी दिए गए थे। मैं आशा करता हूं कि आप भी आज पूरी तल्लीनता से मेरे हर प्रस्ताव को सुनेंगे। बीच बीच में जब जब आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृति हुआ दिखे तो आप उसका स्वागत करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर मिलेंगे। इस बजट को बनाने में हम सब ने मिलकर प्रयास किया है। मेरा मानना है कि इसलिए यह बजट तेजस्वी बन पाया है। आप जानते हैं कि मिलकर प्रयास करने को संस्कृत में सहवीर्य करवावहे कहते हैं, और प्रभु ऐसा करने पर परिश्रम के विषय या अवधीनत को तेजस्वी करते हैं।